नमस्कार, मैं हूं विवेक और आप देख रहे हैं आपकी आवाज़। तो आप लोगों का जो प्यार मिला उसके लिए आपका शुक्रिया। अपना प्यार यूं ही बनाए रखिए, क्योंकि हमारे साथी, हमारी टीम, सारे लोग मिलकर के बहुत मेहनत करते हैं, आपके लिए कुछ तथ्य जुटाते हैं और आपके सामने लाते हैं। आपसे निवेदन है कि चैनल को अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, इस चैनल को शेयर भी करिए, इसको लाइक करिए और कमेंट में ज़रूर बताइए कि आप किस तरह के मुद्दे देखना पसंद करते हैं, या हमारे कार्यक्रमों में किसी तरह की खामी हो तो उसको ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। आज बात करेंगे 18वीं लोकसभा की। 18वीं लोकसभा बहुत मायनों में अनूठी लोकसभा है। अभी तक की जितनी लोकसभाओं का गठन हुआ है उसमें से इस लोकसभा में कुछ नया हुआ है। अगर नया हुआ है ऐसा कहें कि क्या नया हुआ है, तो आप समझिए कि 1975 के बाद पहली बार इस देश के मतदाता ने बहुत सोच समझ के, किसी भावावेश में ना आकर के वोट किया है, और वोट किया है संविधान के नाम पर। विपक्ष ने एक मुद्दा उठाया कि संविधान खतरे में है, अगर भारतीय जनता पार्टी सरकार में आती है तो वो संविधान बदल सकती है। और ये मुद्दा यूं ही नहीं उठा, इसकी शुरुआत हुई जब बीजेपी ने 400 पार का नारा दिया। और 400 पार का जब नारा दिया तो उसमें उनके कुछ सांसदों से, उनके कुछ नेताओं से पूछा गया कि 400 पार आपको क्यों चाहिए। तो अनंत हेगड़े, ज्योति मिर्घा और लल्लू सिंह जैसे लोगों ने कहा कि 400 पार हमको चाहिए क्योंकि संविधान हमको बदलना है। और ये बात लोगों को सिंह कर गई, इस पर बहुत बात हो चुकी है। तो अब बात कर रहे हैं कि अनूठी लोकसभा क्यों है। नंबर एक तो ये कि इस लोकसभा में संविधान की रक्षा के लिए लोगों ने बहुत जागरूक होकर के, खासतौर से इस देश के अल्पसंख्यक ने, पिछड़े वर्ग ने और दलित वर्ग ने बहुत बुद्धिजीवी होने का परिचय दिया है, बहुत बुद्धिमत्ता से मतदान किया है और किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं दिया। अब दूसरी तरफ अगर देखें तो इसमें नए नए आयाम भी स्थापित हो रहे हैं। एक तरफ तो संविधान का मुद्दा स्थापित हुआ, दूसरी तरफ महंगाई और बेरोजगारी का मुद्दा स्थापित हुआ, वहीं तमाम संसदीय परंपराएं और मर्यादाएं टूटती भी नजर आईं। 18वीं लोकसभा को संबोधित करते हुए अपने संबोधन में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला साहब ने इमरजेंसी का जिक्र किया। तो कोई बुरी चीज़ नहीं है, इमरजेंसी का जिक्र किया जा सकता है। मैं फिर कहूँ कि इमरजेंसी इस देश के इतिहास में, एक राजनीतिक इतिहास में काला धब्बा है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। उसका खामियाजा कांग्रेस भुगत भी चुकी है, उनको सत्ता से बाहर कर दिया। 1975 में जब इमरजेंसी लगी उसके बाद इंदिरा गांधी जी को बहुत बड़ी हार का सामना करना पड़ा, लेकिन फिर उनको अपनी गलती का एहसास हुआ और उसके बाद वो लोगों के बीच में गई, लोगों ने भरोसा किया और उसके बाद फिर इंदिरा गांधी की सरकार बनी। तो सबसे बड़ा होता है जनादेश, जनता का जो आदेश है वो सबके लिए लोकतंत्र में मायने रखता है। ये बात सही है कि काला अध्याय है इमरजेंसी, लेकिन उसके बाद इंदिरा गांधी को सत्ता दोबारा इस देश ने सौंपी, ये भी एक सच है, इसको भी स्वीकारना चाहिए। तो इसका जिक्र करें इमरजेंसी का। लेकिन जब मैं कह रहा हूँ कि संसदीय परंपराओं का उल्लंघन हुआ है, कुछ मर्यादाएं टूटी हैं, तो सबसे बड़ी मर्यादा ये है कि संसद की एक परंपरा रही है जिसको लेकर के लोकसभा के अध्यक्ष बार बार लोगों को आगाह करते रहे हैं और उनको रोकते रहे हैं, टोकते रहे हैं कि सदन में किसी भी ऐसे व्यक्ति के बारे में कोई बात नहीं हो सकती जो वहाँ अपना पक्ष रखने के लिए मौजूद न हो। इमरजेंसी का मुद्दा उठा करके स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी का बार बार नाम लिया गया, क्योंकि वो एक तो दिवंगत हैं और दूसरा सदन की सदस्य नहीं है, सदन में वो उपस्थित नहीं है अपना पक्ष रखने के लिए। तो पहला उल्लंघन यहाँ होता है। दूसरा, अब राजनीतिक मुद्दे पे आते हैं। तो एक तरफ संविधान का जो बड़ा मसला था उसको लेकर के जो विपक्ष जनता के बीच में गया, तो वहाँ सत्ता पक्ष को भी अब इसको कम से कम डाइल्यूट करना है, संविधान के मुद्दे को हल्का करना है, वरना ये संविधान का मुद्दा उनके लिए बहुत मुश्किल साबित होगा अगर ये यूं ही उठता रहा। तो उन्होंने इमरजेंसी का जिक्र कर दिया। तो ये राजनीतिक चाल है, लेकिन मामला यही नहीं रुका। एक पर एक पैतरे आजमाए जा रहे हैं, सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, दोनों की तरफ से।
अब स्थिति ये है कि विपक्ष की तरफ से एक नया मुद्दा लाया गया है, वो है सिंगोल का मुद्दा। आपको याद होगा कि नए संसद भवन में सिंगोल की स्थापना प्रधानमंत्री जी ने पूरे गाजे बाजे के साथ, पूरे विधि विधान के साथ किया और उसका काफ़ी प्रचार किया गया, मीडिया में खास तौर से प्रचार किया गया। और देखने वाली बात यह है कि 2014 के बाद से मीडिया भी दो धड़ों में बट गया, एक मेन स्ट्रीम मीडिया, दूसरा सोशल मीडिया। सोशल मीडिया के बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, जो पहले ट्विटर हुआ करता था वो एक्स हो गया है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है और यूट्यूब एक बड़ा हथियार है। लेकिन इतना ही नहीं है कि एक तरफ मेन स्ट्रीम मीडिया जहाँ सत्ता का पक्ष रखते हुए दिखाई दे रहा है कि वो सत्ता का पक्ष रखता है और सत्ता की हर बात को वो सिरोधार्य करता है और उसको आगे बढ़ाने का काम करता है। मेन स्ट्रीम मीडिया अगर आप देखें तो शायद ही कोई चैनल हो, कभी एक चैनल का नाम लिया जाता था, एक पत्रकार का नाम लिया जाता था और एक पत्रकार का नहीं, 2-3 पत्रकारों का नाम लिया जाता था, जिनको बाद में मजबूरी वश मेन स्ट्रीम मीडिया को छोड़ना पड़ा और वो भी यूट्यूब पे शिफ्ट हुए। तो यूट्यूब अब सत्ता के जो भी नैरेटिव्स हैं उनको डिबंक करने का एक अच्छा साधन बन गया है, लोग कर रहे हैं। लेकिन वहाँ भी एक अलग तरह की वार छिड़ी हुई है, दो तरह की सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं, एक वो जो सत्ता के लिए ढाल बनती हैं और एक वो जो सत्ता के हर नैरेटिव को डिबंक करने का प्रयास करती हैं। तो सिंगोल वाले मामले में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया देश की मेन स्ट्रीम मीडिया ने। अब सवाल ये खड़ा होता है कि आर.के. चौधरी ने अब आकर के ये मुद्दा फिर से क्यों उठाया। तो संविधान का मुद्दा जब हल्का पड़ने लगा और संविधान का भरसक प्रयास किया गया स्थापित करने का कि संविधान की किताब को लेकर के शपथ ली गई, संविधान के नाम पे शपथ ली जाती है लेकिन संविधान की किताब लेकर के शपथ, तो एक मैसेज देने का प्रयास विपक्ष की तरफ से। लेकिन सत्ता पक्ष ने इमरजेंसी को सामने रख करके, इमरजेंसी के मुद्दे को सामने रख करके और उस पर उसका जिक्र लोकसभा अध्यक्ष ने अपने संबोधन में किया जब उनको चुना गया और उसके बाद सारे सदन ने उनको बधाई दी। तो उसका जो धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए जब लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी खड़े हुए तो उन्होंने इमरजेंसी का जिक्र किया, यानी बार पे पलटवार किया। उन्होंने कहा कि संविधान को अगर खतरा है तो कांग्रेस से, और कांग्रेस ऐसा एक बार कर चुकी है, हमने तो किया भी नहीं है। मतलब उनका आशय यही रहा होगा। अब इस पर एक और पलटवार होता है, मैं इसको इसी पलटवार के रूप में देखता हूँ कि सेंगोल हटा करके संविधान स्थापित करने की एक नई बहस छेड़ दी है आर.के. चौधरी जी ने। आर.के. चौधरी जी कोई हल्के फुल्के नेता तो है नहीं। आर.के. चौधरी जी बीएसपी के संस्थापक सदस्यों में से हैं, मान्यवर कांशीराम जी के सहयोगी रहे हैं और वो दलित मूवमेंट का एक बड़ा चेहरा भी हैं आर.के. चौधरी साहब। तो उन्होंने अपना एक दांव खेला, चिट्ठी लिख दी लोकसभा अध्यक्ष को कि सेंगोल हटाया जाए, यहाँ पर संविधान की प्रति रखी जाए। अब एक नया विवाद खड़ा हो गया। धर्म बनाम संविधान। भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं ने इसको धर्म से जोड़ दिया। सेंगोल का अपमान, उन्होंने कहा, हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता और हमारे धर्म का अपमान है, तमिल संस्कृति का अपमान है। लेकिन शायद मुझे ऐसा लगता है कि यहां भी भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं एक बड़ी गलती करने जा रही है, क्योंकि संविधान की बात जब आएगी, देश का बड़ा तबका सेंगोल के ऊपर संविधान को रखने का काम करेगा। मुझे ऐसा लगता है वो बड़ा तबका जो दलित तबका है, अति पिछड़ों का एक तबका है, वो संविधान को प्राथमिकता देगा। बाबा साहब के प्रति उनकी जो संवेदनाएं और जो उनका जुड़ाव और लगाव है और संविधान से मिलने वाले जो उनको फायदे हैं। और आप एक बात ध्यान रखिए कि संविधान ही एक मुद्दा नहीं था, संविधान खतरे में है ये कहकर के स्थापित किया गया कि अगर संविधान के साथ छेड़छाड़ हुई तो सबसे पहले रिजर्वेशन खत्म होगा। और रिजर्वेशन बहुत बड़ा मसला है अति पिछड़ों के लिए और साथ में दलित समुदाय के लिए। और बाबा साहब से भावनात्मक लगाव जो अगर है इन समुदायों का, तो वो केवल इसीलिए कि बाबा साहब ने इस सेक्शन को, इस वर्ग को, इस तबके को, जिसको सामाजिक रूप से काफ़ी प्रताड़ना झेलनी पड़ी, उनको सम्मान दिलाने के लिए आरक्षण की व्यवस्था की थी। आरक्षण की व्यवस्था आर्थिक सुदृढ़ता के लिए नहीं, सामाजिक सुदृढ़ता के लिए की गई थी। तो अगर सेंगोल और संविधान की बात आएगी, तब वो बड़ा तबका जो भारतीय जनता पार्टी से छिटका इस मुद्दे पर विपक्ष के साथ हुआ, तो मुझे लगता कहीं ना कहीं इसमें विपक्ष
भारी होता दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर जो सत्ता में बैठी भारतीय जनता पार्टी है वो कई गलतियां कर रही है मेरे अनुसार। आज भी वो मुद्दों को उसी तरह डाइवर्ट कर रही है जो 2014 से लेकर के 2023 तक 24 तक करती आई है। उसने कभी आम आदमी के मुद्दों को एड्रेस नहीं किया, वो उनको केवल घुमाने का प्रयास करती रही। जब लोगों ने रोजगार मांगा, लोगों ने कहा देश में बेरोजगारी है, लोगों ने कहा देश में महंगाई है, उन्होंने कहा हम 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं, ये हमारी बड़ी अचीवमेंट है, हमने इज्जत घर बनवाए हैं, हमने गरीब लोगों के लिए करोड़ों आवास बनवाए हैं। जबकि ऐसा नहीं है कि पहली बार इन्होंने ऐसा किया है, इससे पहले इंदिरा आवास बनते थे, उनको बदल करके प्रधानमंत्री आवास योजना कर दिया गया है। शहरों में मुलायम सिंह यादव की सरकार उत्तर प्रदेश में थी, मुझे अच्छे से याद है, उन्होंने लोहिया आवास बनवाने का काम किया। जब मायावती जी की बहन जी की सरकार आई तो उन्होंने मान्यवर कांशीराम जी के नाम पर आवास योजना चालू की। शहरी क्षेत्रों में खासतौर से जो गरीब तबका है, मजदूर तबका है, उनके लिए कांशीराम आवास योजना लागू की। तो प्रधानमंत्री जी बार बार ये बताने का प्रयास करते हैं और पूरी भारतीय जनता पार्टी बताने का प्रयास करती है कि उन्होंने शायद ये पहली बार कोई काम किया है। अब सबसे बड़ी चीज एक ये है कि महंगाई है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है, बेरोजगारी है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। तो सेंगोल की रक्षा करते करते भारतीय जनता पार्टी इस तबके को और लामबंद कर रही है संविधान के नाम पर विपक्ष के साथ। यहाँ मुझे लगता है कि विपक्ष ने फिर एक बार फंसा लिया है सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी को। दूसरी तरफ इन मुद्दों से खासतौर से युवा वर्ग में बड़ी नाराजगी पनपती चली जा रही है। जिस तरह से पेपर लीक की घटनाएं हो रही हैं और नीट की जो अभी पेपर लीक की घटना है उसने युवाओं को लामबंद किया है और इसको कांग्रेस और विपक्षी पार्टियों के जो युवा फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने इस पर प्रदर्शन करने चालू कर दिए हैं, छात्रों ने प्रदर्शन करने चालू कर दिए हैं और सरकार दमनात्मक रवैया अपनाए हुए है। तो ये सारी चीज़ें मिला करके कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के विरोध में जाएगी, मुझे ऐसा लगता है। आपको क्या लगता है आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, लेकिन मुझे लगता है कि ये बड़ी बुनियादी भूल भारतीय जनता पार्टी कर रही है और इसका खामियाजा उसको उठाना पड़ेगा। खास तौर से अब वो उनके दिमाग में ये भी हो सकता है कि अब तो हम 5 साल के लिए बन गए हैं, लेकिन आप याद रखिए कि अभी महाराष्ट्र में चुनाव होना है, हरियाणा में चुनाव होना है और झारखंड में चुनाव होना है, बिहार में चुनाव होना है और दिल्ली में चुनाव होना है। 2025 तक इन 5 राज्यों में चुनाव होना है और 5 राज्यों में से बिहार में बैसाखियों पर भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार जी के साथ मिलकर के सरकार चला रही है। जोड़ तोड़ से उन्होंने महाराष्ट्र में अपनी सरकार बना ली है। झारखंड में वहाँ के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को जेल में डाल दिया, जिनको बेल मिल गई। अब ये नया सिरदर्द पैदा हो गया है। अरविंद केजरीवाल जी को दिल्ली में कितने दिन ये जेल में रख पाएंगे, ये देखने वाली बात है, क्योंकि जिस तरह से कानून अपना काम कर रहा है मुझे लगता नहीं है कि बहुत दिनों तक वो जेल में अरविंद केजरीवाल जी को रख पाएंगे। तो अब सवाल ये खड़ा होता है कि महाराष्ट्र और बिहार अगर भारतीय जनता पार्टी हारती है, झारखंड में दोबारा से झारखंड मुक्ति मोर्चा आ जाता है, तो हरियाणा में बीजेपी की सरकार है, उसके जाने की बहुत संभावना है और इन मुद्दों से विपक्ष और मजबूत होता चला जा रहा है, उसकी संभावनाएं और बढ़ती चली जा रही हैं। तो यहाँ समस्या पैदा होगी भारतीय जनता पार्टी के लिए कि वो राज्यसभा में अपना जो उनका संख्या बल है वो घटाने की स्थिति में आ जाएंगे, उनका संख्या बल घटता चला जाएगा। और राज्यसभा में अगर संख्या बल घट गया भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दलों का, तब उनके लिए और मुसीबतें खड़ी होंगी। क्यों? क्योंकि लोकसभा में जो विधेयक पारित होते हैं उसकी मंजूरी अपर हाउस से लेनी जरूरी होती है, वहाँ भी पास कराना होता है। तो वहाँ अगर ये बहुमत खो देते हैं तो इनके लिए बहुत सारी कठिनाइयाँ साबित होंगी। उसके बाद 2027 में, 29 तो भूल जाइए, 27 में उत्तर प्रदेश का बहुत महत्वपूर्ण चुनाव होगा।
मुझे लगता है ये लामबंदी जो है वो उत्तर प्रदेश में एनडीए के लिए बड़ा सिरदर्द हो सकती है और इंडिया गठबंधन के लिए एक बहुत बड़ा फायदा हो सकती है। जिस तरह से अखिलेश यादव अपनी चालें चल रहे हैं और जिस तरह की वो राजनीति, एग्रेसिव राजनीति कर रहे हैं, मजाकिया अंदाज में भले ही करते हैं लेकिन वो एग्रेसिव राजनीति कर रहे हैं, वो भाजपा के लिए बड़ा सिरदर्द होने वाला है। तो किसी मुगालते में मत रहिए। मुझे लगता ये है कि आने वाला समय भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत चुनौतियों का समय होगा, खासतौर से प्रदेशों के चुनाव में। 29 तक वो सरकार चलाएंगे कैसे, ये वक्त बताएगा। कि इस बीच में नीतीश कुमार जी को लेकर के बहुत सारी अभी चर्चाएं चालू हो गई हैं कि वहाँ अश्विनी चौबे जी ने अपना बयान दे दिया है कि हम भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। सम्राट चौधरी के ऊपर भी उन्होंने तंज कसा है कि आयातित नेताओं को भारतीय जनता पार्टी को तवज्जो नहीं देनी चाहिए, अपने काडर पर विश्वास करना चाहिए। तो घमासान बिहार में भी मचा हुआ है। तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़े सिरदर्द हैं। इससे कैसे निकलेंगे ये अब तो वक्त का इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन मुझे लगता है कि जो लचीलापन देखने को मिलना चाहिए था वो देखने को मिल नहीं रहा है। प्रोटेम स्पीकर का जो मामला है उसको लेकर के कांग्रेस और खासतौर से इंडिया और एनडीए में ठन गई, और एनडीए में नहीं ठन गई। एनडीए की तरफ से केवल भारतीय जनता पार्टी ने इसको प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया। अब यहाँ ऐसा क्यों हुआ इसको भी समझने की जरूरत है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी 303 से 240 पे आ गई। विपक्ष की संख्या, खासतौर से कांग्रेस की अगर संख्या की बात करें तो कांग्रेस की संख्या दुगनी हो गई है। समाजवादी पार्टी ने अभूतपूर्व प्रदर्शन किया है। तो जो विपक्ष था वो मजबूत हुआ है और वो पूरे एग्रेशन के साथ ये दिखाने का प्रयास कर रहा है कि हम मजबूत हैं, हम सरकार को झुका के मानेंगे। और सरकार ये स्थापित करना चाहती है कि वो झुकने को राजी नहीं है। इसके पीछे केवल एक कारण है कि वो ये दिखाना चाहते हैं कि वो अभी भी बहुत मजबूत हैं, वो जो चाहे वो कर सकते हैं और जो चाहे वो करेंगे। प्रोटेम स्पीकर का मामला केवल एक ईगो का मामला था, सत्ता पक्ष और विपक्ष के लिए। अब प्रोटेम स्पीकर वाला मामला छोड़ दीजिए, तब आता है स्पीकर का मामला। स्पीकर पर पहली बार ऐसा हो रहा है कि वहां चुनाव होने जा रहा है। चुनाव होने की संभावना बन गई, होने नहीं जा रहा तो हो चुका है। ओम बिरला जी बन गए हैं लोकसभा के स्पीकर, लेकिन चुनाव जैसी स्थिति पैदा हो गई वहां, और बाद में उसको डिवीज़न नहीं मांगा विपक्ष ने, वो एक अलग बात है। लेकिन चुनाव तो हुआ, तो ये पहली बार हुआ। वो भी कोई बहुत बड़ा मसला नहीं था। वहाँ विपक्ष ये चाहता था कि उनको डिप्टी स्पीकर का पद मिल जाए, लेकिन डिप्टी स्पीकर का पद देना भी उनको अपनी कमजोरी प्रदर्शित करना लगा और भारतीय जनता पार्टी ने इस पर बात करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि पहले हमारा स्पीकर आप बनवाइए और उसके बाद फिर इस पर बात करेंगे। वो अगर ये पहले से मसला तय हो जाता तो शायद ये चुनाव की नौबत नहीं आती और डिप्टी स्पीकर होता विपक्ष का और सत्ता पक्ष का बन जाता स्पीकर। तो मैं आपको केवल ये बताने का प्रयास कर रहा हूं कि सेंगोल का जो मामला है जो उसमें तूल पकड़ रहा है, और इसको तूल जो है वो भारतीय जनता पार्टी या सत्ता पक्ष नहीं दे रहा है, एनडीए नहीं दे रहा है, इसको इंडिया चाहता है कि सेंगोल मुद्दा बने। सेंगोल बनाम संविधान जब मुद्दा बनेगा, जब धर्म और संविधान की बात, और ये धर्म के रूप में स्थापित कर रहे हैं सेंगोल को, तो जब वो बात आएगी तो देश का दलित, पिछड़ा और अल्पसंख्यक संविधान के साथ खड़ा होना पसंद करेगा, क्योंकि धर्म अपनी अपनी आस्था का विषय है। सारे लोग अपने धर्मों को मानते हैं, लेकिन धर्म का राजनीतिकरण शायद अब वो इस देश में अंतिम दौर में है। जो हम लोगों ने पिछले कार्यक्रम में बात की शशि शेखर जी के साथ, तो उन्होंने भी बताया आपको कि धर्म का जो मुद्दा है वो अकेला भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ही नहीं उठाया गया। इससे पहले कांग्रेस भी धर्म के मुद्दे पर राजनीति करती आई है, लेकिन बहुत एग्रेसिवली उसको हथिया लिया भारतीय जनता पार्टी ने। तो देश के लोग अब ऊब चुके हैं, वो अपने बुनियादी मुद्दों पर, बुनियादी सवालों पर जवाब चाहते हैं सरकार से, और लगता यह है कि सरकार वो सवालों के जवाब देने के लिए बिल्कुल राजी नहीं है। वो अभी भी वही अंधे स्थिति में तीर चलाने वाली कहावत को चरितार्थ कर रहे हैं। आने वाला वक्त जो है वो बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है और बहुत नए नए आयाम इस 18वीं लोकसभा में स्थापित होते हुए हम लोग देखेंगे, और देखने के लिए इंतजार करते रहिए। जैसे ही कुछ नया होगा आपके सामने लेकर के फिर हाजिर होऊंगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले कार्यक्रम में।
इस निवेदन के साथ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर नए हैं। नमस्कार।